कंचनपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर घर की दीवारों में गरीबी की दरारें साफ दिखाई देती थीं। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था गोपाल। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में वो दर्द जो अक्सर उम्र से पहले बड़े हो जाने वालों में दिखाई देता है। घर में दो ही सहारे थे, एक बीमार पिता जिनकी हर सांस जैसे उधार पर चल रही थी, और एक माँ जो हर रात भगवान से बस एक ही दुआ मांगती थी कि उसके परिवार पर ये मुसीबत का साया हट जाए। लेकिन जब बीमारी ने हद पार कर दी तो गोपाल को वो करना पड़ा जो हर गरीब अपनी मजबूरी में करता है। उसने गांव के मुखिया से कर्ज लिया। उम्मीद थी कि पैसे से इलाज होगा और उसका परिवार बढ़ जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इलाज हुआ, दवाइयाँ भी आईं, पर न माँ बची न पिता, और उनके जाने के साथ गोपाल की जिंदगी का हर सहारा टूट गया। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था, क्योंकि अब उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर गांव का मुखिया खड़ा था। अरे ओ गोपाल, झोपड़ी से बाहर निकल। कब तक चोरों की तरह छिपता फिरेगा? आज पूरे 11 महीने हो गए हैं और तेरा कर्ज बढ़ते बढ़ते अब तेरी औकात से भी ऊपर निकल चुका है। अगर जल्दी पैसे नहीं चुकाए तो कुछ ही महीनों में ये रकम 2 गुनी नहीं, तुझे जमीन में गाड़ देगी। फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो मौका देता नहीं, छीन लेता है। गोपाल, जिसकी आंखों में पहले ही दर्द भरा था, आज डर भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने खड़ा था कंचनपुर का मुखिया, एक ऐसा आदमी जिसके लिए गरीबों की मजबूरी सिर्फ एक मौका होती थी उन्हें कुचलने का। मुखिया जी, हम गरीब लोग हैं, इतना ब्याज कैसे चुका पाएंगे? आपने ही तो उस दिन तरस खाकर मेरे माँ बाप के इलाज के लिए पैसे दिए थे। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भूख से मर जाएंगे मालिक। थोड़ा रहम कर दीजिए। घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हर दिन मौत से लड़ रहे हैं। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपका एक एक पाई चुका दूंगा। क्या कहा? समय? अरे ओ गोपाल, जिसके पास कुछ नहीं होता वो समय नहीं मांगता, रहम मांगता है। और तू मुझसे सालों की भीख मांग रहा है। सुन ले, मैं तुझे 1 महीना तो दूर 1 पल की भी मोहलत नहीं दूंगा। अगर 2 हफ्ते के अंदर पूरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए तो ये झोपड़ी, ये जमीन सब कुछ मेरा होगा और तू किसी के दरवाजे पर भीख मांगता नजर आएगा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस मिट्टी में उसका बचपन बीता था, आज वही उससे छिनने वाली थी। और हाँ, अगर पैसे नहीं चुका सका तो एक काम करना, जिंदा रहने का नाटक मत कर, चुपचाप मर जाना, क्योंकि तुम जैसे गरीब इस धरती पर नहीं, बस दूसरों के पैरों तले रहने के लिए पैदा होते हैं। ये शब्द गोपाल के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में उतर गए। वो बोलना चाहता था, पर आवाज जैसे कहीं खो गए। आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा डर। चलो मोती, इन लोगों से बात करके अपना समय खराब करने का कोई मतलब नहीं। अब बस 2 हफ्तों का इंतजार है, फिर देखना कैसे ये लोग सड़क पर नहीं, मेरे पैरों तले नजर आएंगे। मुखिया के जाते ही झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया, पर ये सन्नाटा शांति का नहीं था, आने वाले तूफान का था। उसके वो शब्द, मर जाना, अब भी गोपाल के दिल में गूंज रहे थे। गोपाल दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा दर्द जो वो किसी से कह नहीं सकता था। तभी पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। क्या हुआ बेटा? दरवाजे पर कौन था? कहीं मुखिया तो नहीं आया था? कुछ छुपा तो नहीं रहा मुझसे? बताना बेटा। गोपाल पलटकर अपने पिता को देखता है, एक कमजोर शरीर जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था, और पास में बैठी माँ जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। देखो बेटा, अगर मुखिया आया था तो उसने कुछ भी कहा हो, तुम बस चुपचाप सुन लेना। हम गरीब लोग हैं, हमारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी की ताकत उसकी मीठी बोली होती है। अगर हम झुक कर बात करेंगे तो शायद वो हम पर थोड़ा रहम कर दें। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, ये उस पीढ़ी की सोच थी जो गरीबी के नीचे दबकर जीना सीख चुकी थी। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी आए थे पैसों के लिए, लेकिन मैंने आपके संस्कार नहीं भूले। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी और
उन्होंने हमें थोड़ा समय दे दिया है। ये सच नहीं था, ये एक झूठ था। ऐसा झूठ जो एक बेटा अपने टूटते हुए माँ बाप को बचाने के लिए बोलता है। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, भगवान हमें यूं नहीं छोड़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रख। माँ के चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान गोपाल के दिल को और ज्यादा तोड़ गई, क्योंकि वो जानता था कि ये मुस्कान बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन गोपाल की जिंदगी में अंधेरा अब शुरू हुआ था। हर गुजरता हुआ दिन उसे उस सच्चाई के करीब ले जा रहा था जिससे वो अपने माँ बाप को बचाना चाहता था। लेकिन क्या एक झूठ किसी की जिंदगी बचा सकता है, या फिर यही झूठ सब कुछ छीन लेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गरीबी ये सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं होता, ये वो बोझ है जिसमें इंसान को हर रोज अपने सपनों को कुचलना पड़ता है। कभी हालात के सामने झुकना पड़ता है, तो कभी किसी मुखिया जैसे निर्दयी इंसान के सामने। गरीब हर जगह हारता है और उसकी हार देखने वाला कोई नहीं होता। उधर कंचनपुर के बड़े घर में मुखिया अपने आदमी मोती के साथ बैठा गोपाल की बर्बादी का हिसाब लगा रहा था। अरे मोती, अब तो बस इंतजार है उन 2 हफ्तों का। अगर इस बार भी गोपाल पैसा नहीं चुका पाया तो उसकी झोपड़ी, उसकी जमीन, सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर देखता हूँ कौन आता है उसे बचाने। सही कहा मालिक, वैसे भी वो बेचारा कर ही क्या सकता है। मुखिया की आंखों में सिर्फ लालच नहीं था, वो एक पुराना जहर था जो सालों से उसके अंदर पल रहा था। तुझे पता है मोती, मुझे आज भी वो दिन याद है जब उस गोपाल के पास एक उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। मैंने कितनी बार कहा उससे कि वो जमीन मुझे दे दे, जितना चाहे पैसा ले ले, लेकिन उसने मना कर दिया और ऊपर से घमंड दिखाया। उस दिन एक गरीब ने एक अमीर का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, और वही बात आज उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि एक दिन मैं उसे घुटनों पर जरूर लाऊंगा। और फिर मैंने एक चाल चली, उसकी पिता की इलाज अपने ही बेटे से करवाई, फीस और दवाई में उसकी जमीन भी ले ली, और ऊपर से 2 लाख का कर्ज भी दे दिया। वाह मुखिया जी, क्या दिमाग लगाया आपने। सच कहूं तो आप जैसा चालाक और दूर की सोच रखने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आप तो खेल शुरू होने से पहले ही जीत तय कर देते हैं। मैं पहले ही जानता था वो इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा, और फिर धीरे धीरे मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। उसकी जमीन, उसकी झोपड़ी, यहाँ तक कि उसकी इज्जत भी। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक बना बनाया जाल था जिसमें गोपाल धीरे धीरे फंसता चला गया। बस अब इंतजार है उस दिन का जब मैं उसे इस गांव से लात मार कर निकाल दूंगा, ताकि हर कोई देखे कि मेरे सामने सिर उठाने की सजा क्या होती है। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आएगी तो क्या गोपाल खुद को संभाल पाएगा, या फिर ये सच उसे पूरी तरह तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक गरीब लड़का अपने साथ हुए इस अन्याय का जवाब दे पाएगा? कहानी अब ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे जानने के लिए आपको गोपाल की पूरी कहानी आखिर तक देखनी होगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और वो 2 हफ्ते जो गोपाल के लिए उम्मीद की आखिरी डोरी थे, आज खत्म हो चुके थे। उसकी झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सबको पहले से ही पता हो कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गोपाल एक कोने में बैठा था, सर झुका हुआ, आंखें सूखी, क्योंकि आंसू भी अब जवाब दे चुके थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? अरे ओ गोपाल, समय खत्म हो गया है।
आज पूरे 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। अब मेरा पैसा वापस कर, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैं क्या कर चुका हूँ और तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वही डर जो पिछले 14 दिनों से गोपाल को हर रात जगाता था। मुखिया जी, हम पर रहम कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं हम गरीब लोग हैं। इतना बड़ा कर्ज इतनी जल्दी कैसे चुका पाएंगे? अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे मालिक? वो ठीक से चल भी नहीं पाते, हर रोज मौत से लड़ रहे हैं। कम से कम उन पर तो तरस खा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। गोपाल की आवाज में सिर्फ विनती नहीं थी, वो एक बेटे की आखिरी कोशिश थी अपने माँ बाप का सहारा बचाने की। 1 साल? अरे ओ गोपाल, तुझे वो दिन याद है या तेरी गरीबी ने तेरी याददाश्त भी छीन ली? जब मैं तेरे पास जमीन लेने आया था, तूने क्या कहा था? मर जाऊंगा पर अपनी जमीन नहीं दूंगा। आज देख, न जमीन बची न वो घमंड, और अब तेरे पास बचा क्या है? वो पुराना जख्म आज फिर से हरा हो गया था। अब सुन ले, आज मैं तुझ पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। आज तेरे लिए दया नहीं, सिर्फ सजा लिखी है, और जब मैं सजा देता हूँ तो इंसान टूटता नहीं, मिट जाता है। अरे ओ मोती! जी मालिक। इसे और इसके बूढ़े माँ बाप को अभी के अभी इस घर से घसीट कर बाहर निकाल दो, और ध्यान रहे इनके पैर जमीन पर नहीं, मेरे हुक्म के नीचे पड़ने चाहिए। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप कहीं नहीं जा पाएंगे, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। हर सांस जैसे उधार पर चल रही है। उनका सहारा बस ये घर ही है। आप चाहे मुझे मार दीजिए, मैं सब सह लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप को इस हालत में घर से मत निकालिए मालिक। चलो बाहर निकलो, बहुत हो गया नाटक, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। और फिर जिस घर में गोपाल ने अपने बचपन के सपने देखे थे, जिस आंगन में उसकी माँ की हंसी गूंजती थी, जिस छत के नीचे उसके पिता ने उसे जीना सिखाया था, उसी घर से उसे और उसके बूढ़े माँ बाप को धक्के मार। उस दिन सिर्फ एक घर नहीं छिना था, उस दिन एक बेटे का सहारा, एक माँ की छांव और एक पिता की इज्जत, सब कुछ छिन गया था। तीनों चुपचाप आंखों में आंसू लिए एक अनजान रास्ते पर चल पड़े, जहाँ मंजिल क्या है ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। लेकिन क्या ये अंत था या फिर यहीं से शुरू होने वाली थी जो कंचनपुर की तकदीर बदल देगी? पार्ट 2 के लिए जरूर कमेंट करें।